हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न एंड फन क्लास 11th वाले चैनल पर। और जैसे कि आपको मालूम है कि बच्चों ये आपका साइंस वाला चैनल है, यानी कि इस चैनल पर आपको पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो ये सभी सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर होती हैं। और अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो जितनी भी क्लासेस आपकी हो रही हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ्स की हो, बायोलॉजी की क्लास आपकी कल होने वाली है, कल विनय सर लेंगे, ठीक है। तो वो आपको पूरा इस बारे में बता ही देंगे कि किस तरीके से क्लासेस उनकी होने वाली है, कौन कौन से चैप्टर्स कब वो करवाएंगे, तो सारी प्रोसेस आपको समझा देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन जितनी भी क्लासेस हम आपके यहां पर कर रहे हैं, इन क्लासेस में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आए और आपको पढ़ा करके चले गए कि बस यार हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ा दिया, खत्म बात। देखो, ऐसा मोटिव नहीं है हमारा मोटिव है कि यार जो भी बच्चा चाहता है कि यार क्लास 11th मुझे अच्छे से करनी है, और अच्छे से इसलिए नहीं करनी है कि भाई नंबर आ जाएंगे, नहीं, अच्छे से करने का मोटिव यहां पर है कि भाई उसको पता है कि 11th क्लास कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास एक ऐसी क्लास है जिसका 50% जो पोर्शन है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो आप आईआईटी जेई देख लीजिए, या फिर आप नीट देख लीजिए, या फिर आप सीयूईटी ले लीजिए, या फिर एनडीए ले लीजिए, एनी कोई भी XYZ एग्जाम जो कि आप आफ्टर क्लास 12th देंगे, उसमें 11th क्लास का सिलेबस आएगा ही आएगा टू इनरोल इन बेटर कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में इनरोल करने के लिए। तो बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको क्लासेस के साथ में, लेक्चर्स के साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क का लिंक रहता है। उस होमवर्क में बच्चों हम आपको वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को देते हैं जो कि मैंने क्लास में करवाए हैं। तो अगर आपको क्लास की पढ़ी हुई चीजों को चेक करना है कि मुझे कितना समझ में आया, तो आप होमवर्क के क्वेश्चंस को जरूर से करिएगा। और आज का ये जो लेक्चर है, सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2, हम बोल सकते हैं कि ये आज मैं इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑपरेशन ऑन सेट, सबसेट, पावर सेट, वेन डायग्राम, सब कुछ इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और इसके बाद इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अपना प्यार, सपोर्ट पूरी तरीके से हमको दिखाते रहिए, क्योंकि वही एक जरिया है जो हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और हमारी पूरी टीम को, ताकि हम कुछ करें आप लोगों के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों चैप्टर प्रोग्रेस पर अगर नजर मारें तो ये सारे टॉपिक हैं जिनमें हमने प्रीवियस क्लास जो थी बहुत सिंपल सा हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जिसमें रिप्रेजेंटेशन और टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। यहां पर आज हम बाकी सभी कॉन्सेप्ट, जिसमें सबसेट्स भी पढ़ाऊंगा, पावर सेट क्या होता है, इसके साथ साथ वेन डायग्राम्स क्या होता है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये सभी, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि सभी कॉन्सेप्ट हम आज की इस वीडियो में आपका कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपका बिल्कुल जो 11th क्लास का सिलेबस है इस करंट ईयर का, वो एकदम आपका क्लियर हो जाए। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा आइडिया समझते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने सेट पढ़ा कि सेट होता क्या है। तो हमने एक बात समझा कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, मतलब कि वो वेल डिफाइंड है, और अगर हम उनको एक कलेक्ट कर लें, किसी एक जगह पर कलेक्ट कर लें कुल मिलाकर के, तो उस कलेक्शन को हम सेट का नाम देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि मान लो आपके पास एक डब्बा है, ठीक है। अब स्पेसिफिक डब्बे के अंदर आपने कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को डाल दिया, तो ये जो बॉक्स है एक तरीके से आपका एक सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा, ठीक है। कुछ भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर हो सकते हैं, वो इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वॉवेल्स हो सकते हैं, वो आपके स्कूल के जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन हो सकता है, आपके स्कूल में जितनी भी गर्ल्स हैं उनका कलेक्शन हो सकता है, आपके स्कूल में ऑरेंज जूस पसंद करने वाले बच्चों का कलेक्शन हो सकता है, कुछ भी कलेक्शन यहां पर हम रख सकते हैं। तो एक्चुअल में सेट क्या है? एक कलेक्शन है कैसा? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हमने देखे थे। एक तो था बच्चों रोस्टर फॉर्म, ठीक है। कौन सा फॉर्म था बच्चों? रोस्टर फॉर्म। और दूसरा था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा था बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते थे। रोस्टर फॉर्म में कॉमा लगा लगा करके एलिमेंट को लिखते थे, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो ब्रैकेट्स होते उसके अंदर, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम उस रूल को आइडेंटिफाई करके रिप्रेजेंट करते थे जिसके बेसिस पर कलेक्शन हुआ है। तो ये सब चीजें बच्चों हमने आपका प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी।
इफ एनी वन ऑफ यू, अगर आपने ये लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जरूर से यार देख लेना, क्योंकि एक बेसिक चीज आपको जो पहले लेक्चर में मिलेगी वो आपको हेल्प करेगी, मतलब इस पूरे चैप्टर के मोटिव को समझने के लिए कि वाई ये जो चैप्टर है ये आपके 11th क्लास के सिलेबस में एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है भाई। वो मोटिव समझाने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 मेरा देखना चाहिए, जो इसी चैनल पे आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी लेक्चर आ गए हैं, बायो का भी आ जाएगा, सभी लेक्चर्स यहां पर मिलेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब आगे पर बात करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया सेट क्या होता है। एक सिंपल सा एक पहेली आपसे पूछता हूं, एक पजल बोल सकते हैं, या फिर एक ये एक्चुअल में बिल्कुल इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिसको हम रसल पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि क्या रसल पैराडॉक्स आपने कभी सुनी है। एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे बर्ट्रैंड रसल, उन्होंने एक बहुत अच्छी एक डेफिनेशन दी, या एक पैराडॉक्स बोला उन्होंने, डेफिनेशन नहीं बोल सकते उसको, पैराडॉक्स बोलेंगे, जो कि एक सेट के एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, ठीक है। वो अभी जब मैं सेट का चैप्टर अभी आगे पर पढ़ाऊंगा तो वो कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस भी करूंगा, लेकिन पहले रसल पैराडॉक्स को समझ लेते हैं और आपको मुझे इसका आंसर करके बताना है। रसल पैराडॉक्स आपसे क्या बोल रही है, ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बार्बर है, ठीक है। बार्बर का मतलब समझ गए ना, जो बढ़िया सेविंग वेविंग करता है, ठीक है। एक बार्बर है, कंडीशन है द बार्बर इज द वन, बार्बर एक ऐसा बार्बर है हु सेव्स ऑल दोज, वो ऐसे लोगों को सेव करता है, एंड दोज ओनली, केवल ऐसे लोगों को, हु डू नॉट सेव देमसेल्फ, जो खुद की सेविंग नहीं कर सकते, जो खुद को सेव नहीं कर सकते। समझ गए। एक बार्बर है ये हमारे, ठीक है जी, ये बार्बर है और ये सिर्फ ऐसे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की सेविंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की सेविंग करते हैं जो खुद की सेविंग नहीं कर सकते, जो खुद की सेविंग नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन है, डज द बार्बर सेव हिमसेल्फ, क्या ये बार्बर खुद की सेविंग करेगा। आपको पैराडॉक्स को पहले तो समझना है, ठीक है। बिल्कुल मैं यहां पर भी आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर मैं कमेंट बॉक्स में ही आपका रिप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ही आप सभी का रिप्लाई करके बताऊंगा, लेकिन अब आपको इसको ढंग से समझना है कि बार्बर सेव ऑल दोज एंड दोज ओनली हु डू नॉट सेव देमसेल्फ, जो खुद की सेव नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उनकी ही सेव करता है। तो अब क्वेश्चन है, डज द बार्बर सेव हिमसेल्फ, क्या बार्बर खुद की सेविंग करेगा। सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अगर वो खुद की सेव करता है, ठीक है, तो बार्बर किसी की भी सेव नहीं कर सकता, ठीक है। समझ गए। तो इसको समझना, लॉजिक लगाना, क्या वो खुद की सेव करेगा, समझ गए। और अगर किसी की नहीं कर सकता तो मतलब कि वो ऑब्वियस सी बात है कि खुद की नहीं कर सकता तो वो करेगा। तो अब आपको सोचना है और मुझे आंसर यस और नो में लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो अब आप लोग के लिए एक छोटा सा पजल है, सोचने के लिए, दिमाग लगाना, आंसर करना। चलो जी, अब आते हैं अपने सेट के जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है बच्चों सबसेट्स, ठीक है। सबसेट्स, सबसेट्स क्या होता है, जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई आपका घर कहां है, तो आप बोलोगे मेरा घर यूपी के एक चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां का रहने वाला हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूपी का एक चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां का रहने वाला हूं, ठीक। अच्छा, ये जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से जोन में आता है, किस जोन में आता है। तो बोला अरे ये तो जो जोन है ये बांदा जोन में आता है, ठीक है। मान लो एक बांदा एक जोन है, मंडल जिसको बोल सकते हो, उसमें आता है। अच्छा, ये कौन से स्टेट में आता है, बोलेंगे भाई उत्तर प्रदेश के स्टेट में आता है। अच्छा, यूपी कौन से इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ इंडिया या जो भी है। आप पूछे यूपी कौन से कंट्री का पार्ट है, वो बोलेंगे यूपी तो इंडिया में आता है। तो एक तरीके से अगर आप देखें कि एक डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट का पार्ट है, स्टेट एक कंट्री का पार्ट है ना। बचपन में एक कहानी आपने सुनी थी, डब्बे में डब्बा, समझिएगा, एक डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक और मेरा दोस्त लाखों में एक।
ये एक न्यू ईयर में जब हम लोग अपने दोस्तों को वो जो क्या होता है न्यू ईयर कार्ड होता है जब देते थे ना, तो उसमें शायरियाँ लिखी जाती थी। अब तो शायद आप लोग कार्ड शायद नहीं देते होगे, वरना हम छोटा सा एक 2 रुपए का कार्ड लाते थे, ठीक है। उसमें इस तरफ पर लिखते थे दोस्त का नाम टू, और नीचे पर लिखते थे फ्रॉम अपना नाम। उसके लेफ्ट साइड में लिखते थे बढ़िया एक अच्छी सी शायरी, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, और फिर वो उसको जाकर के दे के आते थे, ले भाई हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप सबसेट का कॉन्सेप्ट भी आपसे यही बोलता है, ठीक है, कि अगर मैं बोलूं कि एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेन कर जाए, एक सेट के सभी मेंबर दूसरे सेट के भी मेंबर हो, तो उसको हम पहले सेट को दूसरे का सबसेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म पर अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सेट है, ठीक है, ये मान लो एक सेट है, कलेक्शन है, ये पूरा का पूरा कलेक्शन इस बड़े वाले कलेक्शन बी सेट के अंदर आता है, और ये पूरा का पूरा सेट बी जो है ये सेट सी के अंदर आता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी। क्लियर है? अब अगर इसी चीज को मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज के टर्म्स में, सेट थ्योरेटिक लैंग्वेज के टर्म्स में डिफाइन करता हूं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी if every element of set A is also an element of set B. Every element of set A is also an element of set B. अब इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेट A है जिसके अंदर मेंबर है 1, 2 एंड 3, ठीक है, और एक दूसरा सेट मैंने यहां पर ले लिया बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब आप ये देखिए, क्या सेट ए का हर एक मेंबर सेट बी का भी मेंबर है? चेक करिए जल्दी से, क्या सेट ए का हर एक मेंबर सेट बी का भी मेंबर है? तो यस, 1 सेट ए में है, 1 सेट बी में भी है, 2 सेट ए में भी है और 2 सेट बी में भी है, 3 ए का भी मेंबर है और 3 बी का भी मेंबर है। यानी कि सेट ए के सभी मेंबर्स सेट बी के भी मेंबर्स हैं। क्लियर हुआ बात? क्या सेट बी के सभी मेंबर्स सेट ए के मेंबर हैं? चेक करके बताओ। ए सेट बी के सभी मेंबर्स क्या ए के भी मेंबर्स हैं? चेक करो। 1 तो है, 2 तो है, 3 तो है, लेकिन 4, 5, 6 ये तो सेट ए के मेंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हम लिखेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ए जो है बच्चों वो किसका सबसेट है? बी का। ए जो है बच्चों वो किसका सबसेट है? आपका बी का सबसेट है। साथ ही साथ अब क्या मैं बोलूंगा, बी ए का सबसेट है, तो हम लिख सकते हैं कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। बी सेट ए का सबसेट नहीं है। सिंपल सी बात समझ में आई कि ए के सभी मेंबर बी के मेंबर है, इसलिए ए को बी का सबसेट बोलेंगे, लेकिन बी के सभी मेंबर्स ए के मेंबर नहीं है, इसलिए बी को ए का सबसेट नहीं बोलेंगे। और इस पूरी बात को, ये जो मैंने यहां पर आपका लिख करके समझाया, ये इसको हम सिंबल्स के फॉर्म पर कैसे लिख सकते हैं? इसको सिंबल्स के फॉर्म पर हम लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए, इसको हम लिख सकते हैं बी इज नॉट, तो ऐसे कैंसिल करेंगे, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। तो इस पूरी बात को बच्चों लिखने का एक सिंबलिक फॉर्म जो होता है वो कुल मिलाकर के ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? पक्का कंफर्म हो गया? चलो, हाँ जी। तो अब इस तरीके से मैं लिख सकते हैं बच्चों कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए अगर बी का सबसेट है, इंप्लाइज दैट फॉर ऑल, ये जो सिंबल होता है बच्चों, इस सिंबल को हम क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं फॉर ऑल। क्या बुलाते हैं बच्चों? फॉर ऑल, ठीक है। यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि अब मैं सेट ए का कोई भी मेंबर अगर लेता हूं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, इट इज इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, एक्स सेट बी का भी मेंबर हो। अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
ऑल्सो द मेंबर ऑफ सेट बी। क्लियर है? तो ये चीज हम इस तरीके से एक डेफिनेशन वाली लैंग्वेज में लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो दिस इज कॉल्ड द प्योर डेफिनेशन ऑफ सबसेट। क्लियर? चलो अब यहां पर एक बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है? हर सेट खुद का सबसेट होता है, मतलब ए जो होगा वो खुद का सबसेट होगा। हर सेट खुद का सबसेट होता है। इसी तरीके से बी जो होगा वो खुद का सबसेट होगा। ऐसा क्यों मैं बोल पा रहा हूं? बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन है कि अगर बी का हर एक मेंबर उसका मेंबर है तो सबसेट बोला जाएगा। तो आप ये भी तो देख सकते हो ना कि सेट ए का हर एक मेंबर, सेट ए का मेंबर तो है ही। अगर ए और ए दोनों सेम सेट ले लिए जाए तो इस सेट का हर एक मेंबर इस सेट का भी मेंबर होगा। तो हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है बच्चों? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और जब भी हम होल सेट की बात करते हैं, यानी कि जैसे ए का एक खुद का सबसेट है, तो इसके नीचे पर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बताता है कि सबसेट है और बराबर भी है। ये रिप्रेजेंट करता है सबसेट एंड इक्वल को। दिस सिंबल रिप्रेजेंट सबसेट एंड इक्वल। ठीक है? सबसेट एंड इक्वल। क्लियर? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है सबसेट एंड इक्वल, कि ए का सबसेट भी है और ए के बराबर भी है। ये बात क्लियर हो गई? ए का सबसेट भी है और ए के बराबर भी है। बस इतनी सी बात समझ ली हमने। ठीक है? इसके बाद बारी आती है empty set is the subset of every set. empty set is the subset of every set. इसको हम कैसे बोलेंगे? empty set का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें एक भी मेंबर नहीं होता है। empty set का मतलब हुआ कि कोई मेंबर नहीं है। देखो, फिर भी empty set हर सेट का सबसेट बोला जाता है। इसका रीजन क्या है कि हम जानते हैं कि इस सेट में ऐसा एक भी मेंबर नहीं है, ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो सेट ए का मेंबर ना हो। क्लियर है? आप सबसेट की डेफिनेशन को दो तरीके से पढ़िए। एक तो तरीका क्या हुआ ये वाला कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि ए बी का सबसेट है। अगर मैं आपसे यह बात बोलूं कि सेट ए में ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो सेट बी का मेंबर ना हो, सोच के बताओ, तो क्या यही बात सेम मीनिंग रिप्रेजेंट नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम सेम चीज को बोल रहे हैं लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव मैनर में। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव मैनर। क्लास 11th में मैथमेटिकल रीजनिंग वाला एक चैप्टर है जहां पर यह चीज बताई जाती है कि किसी स्टेटमेंट को बोलने के कितने तरीके होते हैं। एक तो सीधी सीधी बात कि ए बी का सबसेट है क्योंकि ए का हर एक मेंबर बी का भी मेंबर है। एक लैंग्वेज हुई बोलने का तरीका। इसी बात को बोलने का कॉन्ट्रा पॉजिटिव मैनर बोलता है कि सेट ए में ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो सेट बी का भी मेंबर ना हो। तो बस दोनों स्टेटमेंट एक्चुअल में अपने आप में सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बात? तो एक्चुअल में इस डेफिनेशन के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसा एक भी मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो इसका मेंबर ना हो। दैट्स व्हाई एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ए। एम्प्टी सेट सेट ए का सबसेट हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? कोई डाउट यहां पर? पक्का कंफर्म क्लियर? थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना चैनल को यार। तुम लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब के बिना मजे नहीं आएंगे। प्रीवियस क्लास हुई अभी आई थिंक लास्ट क्लास मैथ्स की जो हुई थी वो सैटरडे को हुई थी। ठीक है? तो उसमें अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 1.7 के बच्चों ने उसको भी देखा है। ठीक है? मैं चाहता हूं कि भाई और भी ज्यादा बच्चे इसको देखें। ठीक है? और भी ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे। और उसमें काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप रेगुलर क्लासेस हमारी ले लीजिए। तो रेगुलर क्लासेस के लिए बच्चों हम आप लोग के लिए अपना
बिलीवर बैच भी लाए हैं, तो अभी बिलीवर बैच के बारे में भी आप लोग को बता दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, अभी आपको मैं बिलीवर बैच के बारे में भी बताने वाला हूं। तो क्या हो गया बच्चों, एम्प्टी सेट क्या हो गया, हमारा हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये नोट हो गया, अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों को बच्चों अपने बिलीवर बैच के बारे में बता देते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि सर हमें रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है आपकी। अगर आप लोग हमारी रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी मतलब कि ताने मैम की इंग्लिश क्लास, मेरी मैथ्स की क्लास, भास्कर सर की केमिस्ट्री की क्लास जो कि आईआईटी रुड़की से इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, और सचिन सर की आपकी फिजिक्स की क्लास, विनय सर की बायो की क्लास, सारे के सारे टीचर्स वो हैं जो कि बहुत आपके जो ड्रीम कॉलेजेस है जिनमें आप जाना चाहते हो, वहां पर ये पूरी की पूरी टीम पढ़ करके आई हुई है। तो अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा बिलीवर बैच आप लोग के लिए है। और मजेदार बात है कि ये पूरे साल का एक कंप्लीट बैच है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं क्लास 11th के, साथ ही साथ जेई और नीट की लेवल की क्लासेस आपको यहां पर मिल रही हैं। जी हां, जिसमें आपको पीसीएम, पीसीबी और इंग्लिश साथ के साथ मिलेगा। जेई और नीट के लेक्चर्स, लेवल के लेक्चर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। जो बच्चे 11th क्लास से शुरू कर देते हैं तैयारी करना जेई और नीट की, उनके एग्जाम में सक्सेस होने के चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। सो इट विल रियली बेनिफिशियल फॉर यू कि अगर आप इसको ग्रैब करते हैं। और मजेदार बात है कि यहां पर हम आपको अपने लास्ट ईयर का जो कोर्स था जिसमें हमने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, वो लास्ट ईयर का 2022-23 का जो बिलीवर बैच था वो साथ में इंक्लूड करके दे रहे हैं। कोई भी बच्चा कुछ आगे का पढ़ना चाहता है, कुछ आगे का सीखना चाहता है, उसमें उसको यहां पर काफी हेल्प मिल जाएगी। साथ ही साथ बच्चों आपको यहां पर डिटेल लेक्चर्स, क्लास स्लाइड सब कुछ यहां पर मिलेंगे। उसके अलावा चैप्टर टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट बोल सकते हैं, मॉड्यूल भी आपको यहां पर मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ यहां पर मिलने वाला है। ये कोर्स 30 अप्रैल तक आपका 4999 का है, यानी कि 4999 का। याद रखिएगा, ये किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, ये सभी आपके पीसीएम, बी और ई, मतलब कि पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट का ही कोर्स है। ठीक है, पूरे साल का कोर्स है, साथ ही साथ जेईई और नीट लेवल की क्लासेस है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब सब कुछ एक ही कोर्स में मिल रहा है तो उस हिसाब से ये 4999 का कोर्स बहुत ही किफायती कोर्स है आपका। और ये ऑफर आपके पास 30 अप्रैल तक है, तो जल्द से जल्द आप इस कोर्स को परचेस करके अपनी पढ़ाई हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जरूर से नीचे दिए गए नंबर पे, जो नंबर आपका चल रहा है 0124715850 पर आप कॉल या मिस कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे डाउटनेट ऐप पर जाकर के इस कूपन कोड के जरिए आप डायरेक्ट कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। सो नाउ गाइज मूव टू द क्वेश्चंस, जो अभी हमने सबसेट वाला पार्ट कवर किया। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स। क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास जो भी सेट्स गिवन है इनके हमें सबसेट लिखने हैं, सभी सबसेट कौन कौन से होंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस है। ठीक है, पहला सेट हमारे पास क्या है बच्चों, एक सिंगलटन सेट है जिसमें एक एलिमेंट आपका ए है। अगर मैं इसके सबसेट लिखता हूं, क्या लिखता हूं बच्चों, सबसेट्स, तो क्या होंगे आपको पता है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो एक सबसेट तो एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये भी हो गया। बस अब क्या इसके अलावा इस पर्टिकुलर सेट का हमें कोई और सबसेट मिलेगा, इस सेट का कोई और सबसेट पॉसिबल है। हमने क्या किया, एक तो एम्प्टी सेट ले लिया, दूसरा वो सेट खुद ले लिया, तो सब कुछ ही तो आ गया, और कोई सबसेट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंगलटन सेट के पास एग्जैक्टली 2 सबसेट होते हैं। कितने सबसेट होते हैं, एग्जैक्टली 2 सबसेट होते हैं, एक तो एम्प्टी सेट और वो सेट खुद। इसके बाद बात आती है ये दूसरा, जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट है ए और बी, इसके हमें सभी सबसेट्स लिखने। तो जैसे ही सब सबसेट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला तो एम्प्टी सेट, ठीक है, दूसरा हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये पूरा का पूरा होल सेट ले लिया। अब अगर मैं सिंपल सिंगल ए को लेकर के एक सबसेट बना लूं तो ये भी इसका एक सबसेट है, और इसी तरह अगर मैं केवल बी को लेकर के एक सबसेट बना लूं तो ये भी हो गया। तो टोटल 4 सबसेट हमारे पास इस सेट के बनेंगे। क्लियर है। इसी तरीके से बच्चों
अगर मैं 1 2 3 जिसमें 3 एलिमेंट है, अगर मैं इनके सबसेट बनाता हूं तो सबसे पहले एक तो एम्प्टी सेट, दूसरा आपके पास हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो 1 2 3 हो गया। उसके अलावा 1 2 को लेकर के एक सबसेट बना सकते हैं, फिर देन 2 3 को लेकर के एक सबसेट बना सकते हैं, इसी तरीके से 1 में 3 को लेकर के एक सबसेट बना सकते हैं। उसके अलावा आपके पास 1 2 आई थिंक हो तो क्या 1 2 3 ले लिया, 2 3 ओके सिंगल सिंगल नहीं लिया ना। चलिए इसके अलावा हम सिंगल 1 को लेकर के, तो 1 को ले लिया, फिर 2 को ले लिया और उसके बाद 3 को ले लिया। तो ये हमारे पास टोटल सबसेट बन जाएंगे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट हमारे पास बनेंगे तीसरे वाले सेट के, जिसमें 3 एलिमेंट थे 1 2 एंड 3। चौथा सेट हमारे पास क्या है बच्चों? एम्प्टी सेट। ठीक है, चौथा सेट हमारे पास क्या है बच्चों? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के कौन कौन से सबसेट बन जाएंगे? तो सबसे पहली बात, एम्प्टी सेट के अगर सबसेट्स की बात करूं, इसके सबसेट्स, तो आपको पता है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है और एम्प्टी सेट खुद का सबसेट होता है। तो एक तरीके से एम्प्टी सेट का केवल और केवल एक ही सबसेट बनेगा, और वो क्या होगा बच्चों? एम्प्टी सेट का केवल और केवल एक ही सबसेट बनेगा, और वो बनेगा वो खुद। तो एम्प्टी सेट का सिर्फ एक सबसेट है, वो है एम्प्टी सेट। अब अगर मैं पांचवें सेट की बात करूं, तो पांचवा सेट पहले तो बताइए ये कैसा सेट है? क्या ये एक हमारा सिंगलटन सेट है? क्या ये हमारा एम्प्टी सेट है? पहले तो आपको मुझे इस बात का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये जो 5वें नंबर का सेट है, ये किस टाइप का सेट है? आइदर इट इज, क्या ये सेट आपका एम्प्टी है, क्या ये सेट आपका सिंगलटन सेट है? बताइए किस टाइप का सेट है, ये आपको बताना है। सोचो सोचो, जल्दी से दिमाग लगाओ, फटाफट से। क्लियर? जी हां, ये आपका सिंगलटन सेट है। कैसा सेट है बच्चों? ये आपका सिंगलटन सेट है। और सिंगलटन सेट इसलिए है क्योंकि इस सेट के अंदर एक और सेट है जो कि एक एम्प्टी है। मतलब ये एक सेट है जिसके अंदर एम्प्टी सेट इंक्लूडेड है, जिसके अंदर एम्प्टी सेट है। तो दिस इज अ सिंगलटन सेट। और अगर मैं इसके सबसेट बनाता हूं, ठीक है, तो इसके क्या क्या सबसेट बनेंगे? एक तो इसका सबसेट आपको पता है कि एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है। दूसरा, एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो इसके पास हमारे टोटल ये 2 सबसेट बनेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर बनाया था कि एक तो एम्प्टी सेट, दूसरा वो सेट खुद। तो 2 सबसेट बनेंगे इसके पास, एक तो एम्प्टी और एक तो ये सेट खुद। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हमारे पास टोटल सबसेट्स हमने सभी के यहां पर लिख दिए। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? पक्का कंफर्म? क्लियर? चलो अब आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट देख के बताने हैं क्या ये स्टेटमेंट आपके ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज आपको बताना है। फटाफट से बताइए बच्चों, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है a कॉमा व b, विच इज द सबसेट ऑफ b कॉमा c कॉमा a, विच इज द सबसेट ऑफ b कॉमा c कॉमा a। तो आप बताइए क्या ये इसका सबसेट नहीं है? क्या ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये ट्रू है? तो आप बोलोगे नहीं, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। कैसा स्टेटमेंट है बच्चों? फॉल्स है। रीजन बीइंग कि a इस सेट का भी मेंबर है, b भी इस सेट का मेंबर है, तो दैट्स व्हाई ये इसका एक सबसेट होना चाहिए। लेकिन ये सिंबल किस चीज का है? नॉट सबसेट का। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्लियर है? आगे पर आइए, a कॉमा में e, ये सबसेट है हमारे पास x सच दैट x इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब सोचिए, अगर x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म पर लिखूंगा तो इसके मेंबर आएंगे a कॉमा e कॉमा i कॉमा o कॉमा u, और a कॉमा e इसके मेंबर है। तो मतलब क्या? ये इसका सबसेट होगा। तो यस इट इज ट्रू, ये हमारे पास ट्रू है। क्लियर है? 1 2 3, 1 3 5, तो क्या ये इसका सबसेट है? तो देखेंगे यहां पर 2 है लेकिन इस सेट में 2 नहीं है, तो मतलब कि ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है?
इसी तरीके से सिंगलटन सेट इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, एब्सोल्युटली इस सेट का जो भी मेंबर है वो इस सेट का भी मेंबर है, तो ये इसका सबसेट होगा। तो इस तरह से बच्चों ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। इसके बाद क्या ये सेट, ये पूरा का पूरा सेट इस सेट को बिलोंग करता है? समझिएगा, बिलोंग एलिमेंट करता है ना कि सेट, समझ रहे हो? अगर हम देखें तो इस सेट में मेंबर्स है ए बी सी और ये इसका सबसेट है, ना कि इसको बिलोंग करता है। हम ये लिख सकते थे कि ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है ना? हम ये लिख सकते हैं कि ये जो सेट है ये सबसेट है हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी का, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन यहां पर ये सेट इसको बिलोंग करेगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आई बात समझ में? और 6 नंबर पर आते हैं, 6वें नंबर में, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर है, तो बताइए इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा? एक तो 2, एक तो 4, एक तो लेस देन 6, तो 2,4 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? 2,4। लेस देन 6 बोल रहा है ना, तो 2,4 आएगा। और इसमें x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करता है, नेचुरल नंबर। तो अब आपको बताना है ये इसका सबसेट बनेगा, जिसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, 18 हो गया और फिर देन आपके पास 36 हो गया। क्लियर? तो आप देख सकते हैं 2,4 इसका एक सबसेट है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है? क्लियर है? ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? तो इस तरीके से हमें यहां पर पता चलना चाहिए कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। ये आपको देखते ही पता चलना चाहिए। क्या चाहिए? देखते ही पता चलना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास बच्चों एक सेट है, आपको ध्यान से समझना, सेट ए के मेंबर क्या है? सेट ए के मेंबर से समझिएगा 1, 2। अब देखना ये पूरा का पूरा एक मेंबर हो गया, क्योंकि ऐसे दिया गया 3,4। ठीक है, कॉमा में आपके पास 5। तो सबसे पहले एक चीज समझ लेना, अगर मैं लिखता हूं सिर्फ 1, तो 1 जो है वो सेट ए का मेंबर है। 2 की बात करूं तो 2 भी सेट ए का मेंबर है। अगर मैं पूरे इसकी बात करूं, यानी कि ये जो एज इट इज लिखा हुआ है ये सेट ए का मेंबर है। क्लियर? और अगर मैं 5 की बात करूं तो ये सेट ए का मेंबर है। हमारे सेट ए के जब भी मेंबर की बात करेंगे तो केवल और केवल ये और ये, यही हमारे सेट ए के मेंबर्स हैं। ये हमारे सेट ए के मेंबर्स हैं। क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या ये 3,4 सबसेट है सेट ए का? बताइए, क्या ये सेट ए का सबसेट है? तो पहली चीज कि ये जो स्टेटमेंट यहां पर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसको बिलोंग करता है ना? क्योंकि एक सेट के अंदर एक मेंबर है जो कि खुद अपने आप में ये पूरा का पूरा सेट है। ठीक है, तो ये मेंबर हुआ इस पर्टिकुलर सेट ए के लिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहां पर बच्चों फॉल्स है। क्लियर है? चलिए अब आपसे मैं पूछूं 3,4 का ये जो सेट है ये इसको बिलोंग करता है? यस, दिस इज कंप्लीटली ट्रू, ये एकदम ट्रू है। अब बताइए, अगर मैंने इस मेंबर को एक सेट के अंदर रखा तो एक तरीके से मैंने इस मेंबर को लेकर के एक सेट बनाया, अब ये इसका एक सबसेट हो जाएगा? यस, दिस इज कंप्लीटली ट्रू, क्योंकि एक मेंबर को एक सेट के अंदर रखोगे तब जाकर के वो उसका सबसेट बनेगा। जब तक हम मेंबर को सेट के अंदर नहीं रखेंगे तब तक वो सबसेट
नहीं बनेगा। जैसे ही मेंबर को तुमने सेट के अंदर रखा, इस सिंबल के अंदर रखा, तब जाकर के वो सबसेट बनेगा। तो इस मेंबर को जैसे ही तुमने इस सिंबल के अंदर रखा तो ये सबसेट बन गया। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। अब देख के बताइए, क्या 1A को बिलोंग करता है? बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्या 1A का सबसेट है? नहीं, 1A का सबसेट नहीं है। लेकिन अगर 1 को मैं एक बॉक्स के अंदर रख दूं तो हम बोल सकते हैं कि 1A का सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहां पर फॉल्स है। अब देखिएगा, मैंने 1 को लिया, 2 को लिया और 5 को लिया। किसको किसको लिया? 1 को लिया, 2 को लिया और 5 को लिया। सेट ए के 3 मेंबर्स लिए, 1, 2 एंड 5। तो अब ये सेट ए का सबसेट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? 1, 2, 5 सेट ए का सबसेट बन जाएंगे। तो यस, 1, 2, 5 सेट ए का सबसेट है, ये कंप्लीटली आपका ट्रू होगा। लेकिन 1, 2, 5 सेट ए को बिलोंग करेंगे, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। क्लियर है? ये सेट इसको बिलोंग नहीं करेगा, ये सेट इसका सबसेट होगा। क्लियर है? ये बात एकदम समझ में आ रही है। आगे पर बात करते हैं 1, 2, 3। अब देखना, हमने 1 को लिया, 2 को लिया, लेकिन एक्चुअल में 3 सेट ए का मेंबर नहीं है। ये पूरा का पूरा पार्ट इसका मेंबर है, 3 अकेला मेंबर इसका नहीं है। तो 1, 2, 3 ए का सबसेट नहीं हो सकता। यह आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, समझिएगा। 1, 2 में 3, 4 ये पूरा का पूरा मेंबर लिया, और अब अगर मैं एक सेट बना लूं तब तो मैं इसका सबसेट बोल पाऊंगा। लेकिन मैं सोचूं कि इधर से एक मेंबर इसमें डाल करके बना लूं तो काम नहीं बनेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। एम्प्टी सेट क्या ए को बिलोंग करेगा? एम्प्टी सेट क्या ए को बिलोंग करेगा? नहीं, एम्प्टी सेट तो सबसेट होता है, तो ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। एम्प्टी सेट क्या ए का सबसेट होगा? तो यस, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है ना। अब क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं, क्योंकि एम्प्टी सेट ए का सबसेट है। ये तो अपने आप में एक सिंगलटन सेट हो गया, और सिंगलटन सेट के अंदर भी एक एम्प्टी सेट एलिमेंट है। तो एम्प्टी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट ए का सबसेट है। तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो यहां पर नोट कर लीजिए बच्चों, आपकी बुक का क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से, ठीक से, कायदे से समझ में आनी बहुत जरूरी है। क्लियर है? ओके जी, डन है। तो ये हमारे पास इसका काम हो गया। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना, पक्का डन? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना। तो ध्यान से समझना, जैसे कि मान लो ये सेट है 1, 2, 3, इसके अगर मैं सबसेट बनाए तो हमें कौन कौन से सबसेट्स मिले, ध्यान समझना। इसके सबसेट में पहले तो सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और सिंगलटन 3, ये 3 सबसेट बन गए। उसके बाद 1 कॉमा में आपका 2 बन गया, और देन 2 कॉमा में आपका 3 बन गया, और उसके बाद 1 कॉमा में आपका 3 बन गया, और देन 1 कॉमा में 2 कॉमा में 3 बन गया, और एम्प्टी सेट। ये हमारे इसके सबसेट्स हैं। क्या है बच्चों? ये हमारे इसके सबसेट्स हैं। क्लियर है? 1, 2 एंड 3, 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3 एंड 1, 2, 3 एंड दिस। ठीक है, तो ये इसके आपके सबसेट्स हैं। क्लियर है? अब आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताना है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स हमें पता है, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, मान लीजिए आपके पास सेट ए है, तो सेट ए में नंबर ऑफ मेंबर्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट ए, इन सेट ए, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट ए। नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट ए को रिप्रेजेंट करता है कि सेट ए में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट ए में 1, 2, 3, टोटल 3 मेंबर्स हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल
नंबर ऑफ सबसेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास 2⁻³ यानी कि 8 टोटल नंबर सबसेट बनेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2⁻³ यानी कि 8 नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, ये हमारे पास आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट ए इज इक्वल टू 2⁻³ यानी कि 8, टोटल 8 सबसेट बनेंगे। इट इज क्लियर और नॉट, ये आप मुझे बताइए। ठीक है, तो यही डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है बच्चों। इफ n ऑफ a इज इक्वल टू m, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a अगर m है, सेट a में अगर m एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू 2⁻m। कितने? 2⁻m। टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2⁻m के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2⁻m के बराबर। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? एक एग्जांपल के फॉर्म पर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू 4। एक सेट A है, मान लो इस तरह से लिख देता हूं कि सेट A इज इक्वल टू 1, 2, A, B। अब आप बताइए सेट A में कितने मेंबर्स हैं? तो सेट A में टोटल 4 मेंबर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताइए, आंसर कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट इस सेट के कितने बन जाएंगे? तो टोटल कितने एलिमेंट है? 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे वो 2⁴ यानी कि 16 नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो हाँ या ना। 16 नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। कितने? 16th नंबर ऑफ सबसेट आपके बनेंगे। इट इज क्लियर और नॉट? जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए एवरीवन। हो गया? कूल है? क्लियर है? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सबसेट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम किस पर बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स आर क्लासिफाइड, को 2 तरीके में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 प्रॉपर सबसेट, नंबर 2 इम्प्रॉपर सबसेट। बहुत ही सिंपल तरीके से समझिएगा। जैसे कि आपने अभी मैंने बात किया कि एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 मान लो। ठीक है, इसके सबसेट अगर हम देखें तो इसके सबसेट में एक तो एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है, या फिर सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, या फिर ये हो गया। ठीक है, और इसके अलावा एक हो गया ये सेट पूरा का पूरा खुद। तो इस सेट को, हर सेट खुद का सबसेट होता है, लेकिन ऐसे सबसेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? इम्प्रॉपर सबसेट बुलाते हैं। ठीक है, हर सेट खुद का सबसेट होता है, हर सेट खुद का सबसेट होता है, लेकिन ऐसे सेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बुलाते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट बुलाते हैं। और बाकी के जो सबसेट है, जैसे कि एम्प्टी सेट हो गया, सिंगलटन 1 हो गया, सिंगलटन 2 हो गया, ये सब आपके प्रॉपर सबसेट बुलाए जाते हैं। इनको प्रॉपर सबसेट बुलाए जाते हैं। ये सब के सब हमारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी सेट में आपके पास टोटल m मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ सेट A इज इक्वल टू m, तो नोट करिएगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होंगे वो 2⁻m माइनस में 1 के बराबर होगा। और टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? इम्प्रॉपर सबसेट केवल और केवल एक सबसेट होता है, वही इम्प्रॉपर होता है। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाते हैं। तो ये रूल आपको दिमाग में याद रखना है। क्वेश्चन आपके यहां पर पूछा जाता है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इस पर्टिकुलर सेट के कितने होंगे, या टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट इस पर्टिकुलर सेट के कितने होंगे। ये सभी चीजें यहां से आपकी पूछ ली जा सकती हैं। क्लियर है? तो अभी जो तुम्हें होमवर्क मैं दूंगा वो सब इसी तरीके की जो भी चीजें हैं, कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, कितने इम्प्रॉपर सबसेट होंगे,
इन सभी आइडियाज पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेस्ट पड़ा हुआ है, चैप्टर टेस्ट एक तरीके से मैं बोल सकता हूं, तो उसको क्वेश्चंस जरूर से लगाना, ठीक है। वो क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आप देखोगे कि आपके कॉन्सेप्ट कितने बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है बच्चों सबसेट्स ऑफ आर की, सबसेट्स ऑफ आर की। अच्छा एक बात तो पता ही होगा, ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कुछ स्टैंडर्ड सेट बोलते हैं इनको, नेचुरल नंबर्स। ये स्टैंडर्ड सेट के नोटेशन है। एन मतलब की सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, उसके बाद डब्ल्यू मतलब की सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। जेड मतलब कि आपके पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। एन डब्ल्यू जेड। क्यू मतलब कि रैशनल नंबर्स, और भी ऐसे बन सकते हैं लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड सेट की बात कर रहा हूं। क्यू के ऊपर मान लो आपने ऐसे डैश लगा दिया, इसको हम बोलते हैं आपके पास सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, ठीक है। और यहां पर लास्ट में हमने यहां पर लिख दिया आर, दिस रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई? एन मतलब की सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू मतलब की सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, जेड मतलब की सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्यू मतलब की रैशनल नंबर्स, क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब की इरेशनल नंबर्स, और आर मतलब की सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर मैं देखूं तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर्स आपके इंटीजर्स होते हैं, सभी इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर होते हैं, और सभी रैशनल नंबर आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो एक तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों आपके एक दूसरे आर के सबसेट हैं, ठीक है, ये सब आर के सबसेट है। साथ ही साथ इररेशनल नंबर्स का कलेक्शन भी जो है, यानी कि क्यू डैश, ये भी तो आर का सबसेट ही होता है, यानी कि रियल नंबर्स का सबसेट होता है। तो पहले तो ये कुछ स्टैंडर्ड सबसेट्स ऑफ आर हो गए जिनके बारे में पता होना चाहिए, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये बेसिक से फंडामेंटल्स हैं। अब बारी आती है बच्चों इंटरवल्स के फॉर्म पर, क्योंकि ये चीज आपको अब पूरी कैलकुलस के दौरान काम में आएगी, जिसे हम बोलते हैं इंटरवल्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। तो इंटरवल्स के बारे में समझ लेते हैं। अब क्या होता है, मान लो ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ओपन इंटरवल, नंबर 2 क्लोज्ड इंटरवल, नंबर 3 ओपन क्लोज्ड इंटरवल, और नंबर 4 क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये टोटल 4 टाइप के हमारे पास इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इंटरवल्स है क्या? इंटरवल्स हमारे रियल नंबर्स के ही सबसेट होते हैं। आप इसको जानते हैं, ये क्या कहलाती है बच्चों? इसको हम रियल लाइन बुलाते हैं, जो बताती है कि एवरी रियल नंबर हैज अ यूनिक पॉइंट इन द रियल लाइन, ठीक है। हर एक रियल नंबर एक रियल लाइन पर एक यूनिक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यूनिक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है हर एक रियल नंबर को रियल लाइन में। तो एक तरीके से ये रियल लाइन है जहां पर हमने कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, 0 1 2 3 4 5 6 10 तक, आगे पर एस सो ऑन, और इसी तरीके से -10 तक, आगे पर एस सो ऑन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल मतलब कि बच्चों, अगर मैं बोलूं कि 2 रियल नंबर ए और बी है, और इन दोनों रियल नंबर के बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का कलेक्शन, ए और बी के बीच में आने वाले सभी नंबर्स, लेकिन ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन ए और बी को इंक्लूड नहीं करते, उनके बीच के सभी नंबर्स ले लेते हैं। तो ऐसे नंबर्स के कलेक्शन को हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। और इसको लिखने का तरीका होता है बच्चों ए कॉमा में बी, जो रिप्रेजेंट करता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू आर। x एक रियल नंबर है, ठीक है,
और x आपका ग्रेटर देन a है और लेस देन b है, कॉमा में a कॉमा b भी आपका कोई रियल नंबर है, a कॉमा b भी आपके पास कोई रियल नंबर है। अगर a और b कोई रियल नंबर है तो a और b के बीच में आने वाले सभी नंबर्स के कलेक्शन को हम ओपन इंटरवल a b से डिनोट करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि हम a और b को यहां पर इंक्लूड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये बन जाता है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल देन a, लेस देन इक्वल देन b और a कॉमा b बिलोंग्स टू आपका r। तो ये हमारे पास बच्चों क्लोज्ड इंटरवल बुलाते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम आपका क्लोज्ड इंटरवल बुलाते हैं। क्लोज्ड का मतलब हो गया कि हमने a और b को इसमें इंक्लूड कर लिया और ये ब्रैकेट, बड़े लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद बच्चों बारी आती है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। यहां पर पहले ओपन है तो इधर पे ओपन का सिंबल आएगा, बाद में क्लोज्ड है तो b पर हम क्लोज करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, कॉमा में x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल देन b, ठीक है, और a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a कॉमा b r के मेंबर है। a को इंक्लूड नहीं किया लेकिन b को इंक्लूड कर लिया, तो ये हमारे पास ओपन क्लोज्ड इंटरवल बन करके आ जाता है। क्या बन के आ जाता है? ओपन क्लोज्ड इंटरवल बन के आता है। आई बात समझ में? क्लियर है? इसी तरीके से बच्चों क्लोज्ड ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ? पहले क्लोज है तो यहां पर ये ब्रैकेट और बाद में ओपन है तो b पर ये वाला ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन इक्वल देन a बट लेस देन b, a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये हमारे पास बच्चों क्लोज्ड ओपन इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किसको? क्लोज्ड ओपन इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, ये सारी चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस पर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें इंटरवल्स के फॉर्म पर लिखना है। देखो -4 पर ओपन, 6 पर क्लोज्ड, तो ये बनेगा -4 ओपन सिंबल है और 6 पर क्लोज्ड, तो ऐसा ब्रैकेट, ठीक है। -12 पर ओपन, -10 पर ओपन, तो माइनस का 12 माइनस का 10, ये बन गया। 0 पर क्लोज्ड और 7 पर ओपन, तो ये हमारे पास बन गया। 3 पर क्लोज्ड आपके पास एंड 4 पर क्लोज्ड आपके पास, तो ये हमारे पास चारों निकल करके आ गए। कैसे? क्लोज ओपन ओपन क्लोज, ये सारी की सारी आपकी प्रोसेस हो गई, ठीक है। आई बस समझ में? कोई डाउट यहां पर? क्लियर है? चलिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इस पर्टिकुलर इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म पर लिखना है। तो देखना, ओपन इंटरवल -3, 0, तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 6, 12 क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्या हुआ? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन इक्वल 6 लेस देन इक्वल देन 12, क्लोज हो गया। क्लियर है? 6 पर ओपन 12 पर क्लोज, इसका मतलब क्या हुआ? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन इक्वल देन 12, यानी कि ओपन क्लोज इंटरवल। और चौथे वाला कमेंट करके बताइए, चौथा वाला आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। बहुत सिंपल है, ठीक है। चौथा वाला कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। -23 पर क्लोज्ड एंड 5 पर ओपन, -23 पर क्लोज्ड एंड 5 पर ओपन, तो फोर्थ वाला आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है। बता पाओगे? अरे हाँ या ना? क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? एनीवन? हाँ जी। अब बात करते पावर सेट। अब बात करते बच्चों पावर सेट पर। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी सेट के सभी सब सेट का कलेक्शन होता है। पावर सेट कैसा सेट होता है?
किसी सेट के लिए रिस्पेक्ट में पावर सेट हम एक ऐसे सेट को बोलेंगे जो उस पर्टिकुलर सेट के सभी सब सेट्स का कलेक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल ए मान लो आपके पास कोई सेट है, ठीक है, तो जो P ऑफ ए होगा वो क्या होगा, सेट होगा ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए का, सबसेट्स ऑफ ए का, ए के सभी सबसेट्स का कलेक्शन P ऑफ ए आपका होगा। क्या होगा, ए के सभी सबसेट्स का कलेक्शन आपका P ऑफ ए होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ए के सभी सबसेट्स का कलेक्शन आपका P ऑफ ए होगा, तो P ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। आगे बात समझ में? तो एग्जाम्पल के फॉर्म पर मान लो सेट ए मैंने ले लिया जिसके मेंबर्स है 1, 2, 3। क्या ले लिया बच्चों, 1, 2, 3। तो P ऑफ ए क्या बनेगा, P ऑफ ए आपके पास बनेगा एक तो एम्प्टी सेट, दूसरा ये पूरा का पूरा सेट 1, 2, 3, तीसरा सिंगलटन 1, कॉमा सिंगलटन 2, कॉमा सिंगलटन 3, कॉमा 1, 2 और कॉमा 2, 3 और कॉमा 1, में 3। ये हमारे पास सबसेट्स बन गए। क्या बन गए बच्चों, ये हमारे पास सबसेट्स बन गए। क्लियर है, ये हमारे पास सबसेट्स बन गए। जैसे कि P ऑफ ए इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये सभी सबसेट्स का कलेक्शन बन गया। क्लियर है, कोई डाउट यहां पर? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर n ऑफ a इज इक्वल टू m, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ a, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a में m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ a इज ऑल्सो इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m। किसके बराबर होगा, 2 रेज टू द पावर m के बराबर, क्योंकि सभी सबसेट्स का कलेक्शन ही पावर सेट है। तो पावर सेट में कितने मेंबर्स होंगे, 2 रेज टू द पावर m, इतने सबसेट्स हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, फॉर एनी सेट ए, P ऑफ ए कैन नॉट बी एम्प्टी। किसी भी सेट के लिए पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। पावर सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, फॉर एनी सेट ए, P ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू एम्प्टी। पावर सेट ऑफ किसी भी सेट का कभी एम्प्टी सेट नहीं रह सकता, उसमें कोई ना कोई मेंबर्स जरूर आएगा। तो P ऑफ ए कैन नॉट बी अ एम्प्टी सेट, कभी भी एम्प्टी सेट नहीं बन सकता। यह बात क्लियर हो गई? बोलो यस और नो? हाँ जी, ठीक है। आगे पर बात करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। यह क्वेश्चन आपको जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन बच्चा जेई मेंस के पेपर में आया हुआ सवाल है। क्या है सवाल? यह है कि 2 फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट। 2 फाइनाइट सेट है, एक में m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है। ठीक है, एक में m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 more than that of the second set, then find the value of m and n। find the value of m and n। हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों? हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए बच्चों क्या आएगा। ठीक, 2 सेट है, हैव m एंड n एलिमेंट। तो मान लो यहां पर आपके पास इस तरह गिवन है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट A इज इक्वल टू m। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू आपके पास n। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, ये हमारे पास फर्स्ट सेट है, नोट करना, और ये हमारे पास आपका सेकेंड सेट है। कैसा है? सेकेंड सेट है, नोट करना। आपसे बोल रहा है नंबर ऑफ सबसेट
ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड सेट। तो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट सेट, सबसेट कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 रेज टू द पावर m, और इसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे हमारे पास 2 रेज टू द पावर n। तो पहले सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट दूसरे सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट से 112 ज्यादा है। इसमें 112 ज्यादा थे तो इसमें 112 ऐड करके दोनों को बराबर कर दिया। 2 रेज टू द पावर n को LHS में ले आया तो बन गया 2 रेज टू द पावर m माइनस में 2 रेज टू द पावर n बराबर में 112। यहां से 2 रेज टू द पावर n कॉमन निकाल लो तो ये बनेगा 2 रेज टू द पावर m माइनस n माइनस का 1 इक्वल टू 112। बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है ना, बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि 2 रेज टू द पावर m माइनस n का मतलब होता है 2 रेज टू द पावर m बटे में 2 रेज टू द पावर n। तो वही चीज है, 2 रेज टू द पावर n यहां से कॉमन निकाल लिया तो इधर पे डिवाइड में जाएगा तो 2 रेज टू द पावर m अपॉन 2 रेज टू द पावर n, तो 2 रेज टू द पावर m माइनस n माइनस में 1 इक्वल टू ये लिख दिया। अब 112 के हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 2 1 जा 2 14, फिर 2 से किया 2 7 जा 14 और यहां पर 7 1 जा 7। तो बेसिकली 112 के फैक्टराइजेशन क्या है, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू में आपके पास 7, यही आएंगे, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर। तो अब नोट करना यहां से, तो बेसिकली इसको मैं इरेज कर देता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा सा इसको ढंग से समझ लो। ये समझ गए, हमने 112 को 2 की पावर 4 इंटू में 7 लिखा, ओके। तो देखना 2 रेज टू द पावर n इंटू में 2 रेज टू द पावर m माइनस n माइनस में 1 को बराबर में लिखा 2 की पावर 4 और 7 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस का 1। 2 की पावर 3 मतलब कि 8, 8 माइनस का 1 7। तो अब अगर आप दोनों को आपस में कंपेयर करो, क्या करो, दोनों का आपस में कंपैरिजन करो, तो भाई कंपैरिजन क्या पता चलता है, n की वैल्यू आपके पास यहां पर 4 है और m माइनस n की वैल्यू, m माइनस n की वैल्यू आपके पास 3 है। तो अगर आप n की वैल्यू यहां पर 4 पुट करोगे तो कितना आएगा, m माइनस में 4 इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू आपके पास 7, m इक्वल टू 7 और n इक्वल टू आपके पास 4, ये आपके पास निकल करके आ गया, क्लियर है। तो m की वैल्यू आपके पास यहां पर 7 रहेगी, ठीक है बच्चों, और n की वैल्यू आपके पास यहां पर 4 रहेगी। m इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू 4, ये हमारे पास निकल करके आ गया। तो इस तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, ये आपके पास m इक्वल टू 7 और n इक्वल टू आपके पास 4 ये आएगा। और ऐसा ही एक क्वेश्चन जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसी तरीके का एक सवाल मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, ठीक है, और होमवर्क का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया तो जो क्वेश्चन तुम्हें नीचे पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो करके देखना, वो अगर सॉल्व कर लिया तो मतलब कि ये सवाल तुमसे बन गया और जेई में क्वेश्चन आया था, तो मतलब कि आपकी ठीक ठाक आपका ये टॉपिक क्लियर है, ये चीज समझने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, हाँ जी नोट कर लो फटाफट से इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे बच्चों यूनिवर्सल सेट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास मान लो कोई 3 सेट गिवन है, 4 सेट गिवन है, ठीक है, ए बी सी या ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कोई भी 4 सेट आपके पास गिवन है, कुछ भी सेट गिवन है। अब एक ऐसा सेट जो उन गिवन सेट्स का सुपर सेट हो, गिवन सेट्स का सुपर सेट हो, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कि मान लो एक सेट तुम्हारे पास ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, 6,
तीसरा सेट सी है तुम्हारे पास, जिसमें है 6, 7, 8, 9 और 10। तो अब ऐसा कोई भी सेट आप बनाइए जो सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों के मेंबर्स को कंटेन कर ले, तो वो सेट ए, बी और सी का यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम यूजुअली कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो मैंने मान लो लिख दिया यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा एज अ यूनिवर्सल सेट हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को भी यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को भी मान सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी सेट जो गिवन सेट्स का सुपर सेट हो, वो उसका यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। उसको हम क्या नाम देंगे? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है। चलिए, अब यहां पर सेट ए आपके पास गिवन है 1, 3 एंड 5, सेट बी आपके पास गिवन है 2, 4 एंड 6, सेट सी आपके पास गिवन है 0, 2, 4, 6 एंड 8। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट ए, बी, सी? तो देखना, 1, 3, 5 है, 2, 4, 6 है, तो 1, 2, 6 हो गया, और 0, 2, 4, 6, 8। तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं? अगर आप देखें तो जो ये हमारा तीसरा सेट है, जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सेट जो हमारे पास है, इसको हम एज अ यूनिवर्सल सेट ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारे पास एज अ यूनिवर्सल सेट आपका ट्रीट किया जा सकता है। आई बात समझ में? इसको हम एज अ यूनिवर्सल सेट आपका ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर? बोलो हाँ या ना? आई बात समझ में? चलो, अब बात करते हैं वेन डायग्राम्स की। वेन डायग्राम्स एक फेमस मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन, उनके नाम पर यह रखा गया। और उन्होंने बताया कि भाई इसी भी चीज को सेट का रिप्रेजेंटेशन करने का एक और तरीका है, जिसको हम पिक्टोरियल अप्रोच बोलते हैं। क्योंकि पिक्चर्स के फॉर्म पर चीजें हमें बेटर समझ में आती हैं, हम बेटर तरीके से उनके बीच में रिलेशन देख पाते हैं। तो दो सेट के बीच में रिलेशन समझने के लिए और उनके बीच में हम क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, ये समझने के लिए वेन डायग्राम्स एक बहुत ही अच्छा अप्रोच, यानी कि बहुत ही अच्छा मीडियम है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है, इसको समझते हैं। वाइडली यूज्ड डायग्राम स्टाइल दैट शोज द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन सेट, दो सेट के बीच में लॉजिकल रिलेशन बताते हैं। इसमें जो रेक्टेंगल होता है, जैसे कि आप यहां पर इस पूरे बॉक्स को देख रहे हैं, तो ये जो पूरा बॉक्स होता है बच्चों, ये एक्चुअल में ये बॉक्स आपका यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ए और बी है ना, ये ए वाला सर्किल हो गया, ये बी वाला सर्किल हो गया, और ए और बी हमारे पास सेट है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं पर ए और बी सबसेट ऑफ यू है। ठीक है, तो सेट को हम सर्कुलर फॉर्म पे या इलिप्स के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करेंगे, और उनके यूनिवर्सल सेट को हम आपका इस तरीके से बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो स्क्वायर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ये आपका यूनिवर्सल, ए और बी आपके सेट, उसके सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम वेन डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। आपने बोल तो दिया सर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? मान लो यू एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 ... 10, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक के नंबर है। सेट ए है जिसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। सेट बी है जिसमें 4 और 6 है। ठीक है, अब देखिएगा इसको ध्यान से। तो ये हमारे पास एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब आई होप आपको अगर मेंबर्स नहीं दिख रहे हैं तो मैं यहां पर इसको डार्क कर दूंगा लाइक दिस। ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 8 है, ये आपके पास 10 है, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 6 है। ठीक है, अब दिखने लगे होंगे आई थिंक, और ये तो दिख ही रहेंगे 1, 2, 3। ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान समझिएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4, 6 सेट बी को। किसको? सेट बी को। ठीक है,
4 6 8 10 ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। तो आप देख सकते हैं कि सेट बी पूरा का पूरा सेट ए के अंदर है। क्लियर है? और यूनिवर्सल सेट ये हमारा यू रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट, जिसमें आपके ए भी अंदर है, उसके अंदर बी है। तो ये ए यू हमारा ये बाहर वाला रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट। ऑल क्लियर? बोलो हाँ या ना। एवरीवन, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे बच्चों ऑपरेशन ऑन सेट पर। ठीक है? तो ऑपरेशन ऑन सेट हमारे पास अगर हम देखें तो 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 यूनियन ऑफ सेट, ठीक है बच्चों। नंबर 2 इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नंबर 3 डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये 3 टाइप के हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं सेट में, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर है? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये हमारे पास 3 ऑपरेशन है सेट के लिए, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ठीक है? सबसे पहले अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन का मतलब क्या होता है? जैसे कि यूनियन की बेसिक मीनिंग क्या है? सब कुछ मिला दो, है ना। एक ए है, एक बी है, दोनों को मिला दो, मतलब इनको मिलाने से बन जाता है यूनियन। तो वही मतलब हुआ बच्चों ए और बी का यूनियन, मतलब कि सेट ए और सेट बी दोनों के मेंबर्स को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? ए यूनियन ऑफ बी बन जाता है। ठीक है? तो अगर हम यहां से देखें ध्यान से तो डेफिनेशन क्या हो जाती है ए यूनियन ऑफ बी की? एक्स सच दैट एक्स आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी, यानी कि कोई भी मेंबर ए यूनियन बी का या तो सेट ए का मेंबर होगा या फिर सेट बी का होगा। ठीक है? या तो ए का मेंबर होगा या फिर बी का मेंबर होगा, मतलब, और दोनों का भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से कम किसी एक का मेंबर तो जरूर होगा। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड ए यूनियन ऑफ बी। एग्जाम्पल के, और इसका जो वेन डायग्राम होता है बच्चों, वो कुल मिलाकर के हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? ये हमारे पास इसका वेन डायग्राम होता है। ठीक है? नोट कर लीजिए, ए यूनियन ऑफ बी का वेन डायग्राम आपके पास कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है? आई बस समझ में? ए यूनियन ऑफ बी का वेन डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। एवरीवन, ठीक? क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल देन 6। तो सेट ए के मेंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? 2, 3, 4, 5, 6। सेट बी के मेंबर है एक्स इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। तो सेट बी के मेंबर है आपके पास 7, 8 और 9। अब अगर मैं यहां पर ए यूनियन ऑफ बी निकालता हूं तो क्या बनेगा? एक तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7, फिर 8 और 9। तो ए और बी के सभी मेंबर्स को कलेक्ट कर लिया, मिला लिया, तो ए यूनियन ऑफ बी बन गया। क्लियर है? नीचे पर देखना, सेट ए के मेंबर्स है 1, 2 एंड 3। सेट बी हमारे पास एम्प्टी सेट है, सेट बी हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि ए यूनियन ऑफ बी क्या होगा, तो पहले तो आप सेट ए के सभी मेंबर्स को ले लेंगे, 1, 2 और 3 को ले लेंगे। फिर बी में कोई मेंबर नहीं है तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ए यूनियन ऑफ बी हमारे पास इसके बराबर आ गया। ठीक है? समझ में आई बात? तो इधर से हम एक बात बोल सकते हैं कि इफ ए यूनियन ऑफ बी इक्वल टू सेट ए, इट इज इंप्लाइज दैट ए यूनियन ऑफ बी अगर सेट ए के बराबर है तो इसका मतलब है कि जो B है वो सेट A का एक सबसेट है, B सेट A का एक सबसेट है। सिमिलरली अगर A यूनियन ऑफ B इक्वल टू सेट B है तो इसका मतलब क्या हुआ? A यूनियन B अगर सेट B के बराबर है तो मतलब है कि A जो है वो सेट B का सबसेट है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको फटाफट से नोट डाउन कर लेना है। क्लियर है? हाँ जी, इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सेट ए हमेशा सबसेट होगा ए यूनियन ऑफ बी का, सेट बी भी हमेशा सबसेट होगा आपके पास ए यूनियन ऑफ बी का। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी याद रखना। ए हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होगा, बी भी हमेशा ए यूनियन बी का एक सबसेट होगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो हो गया नोट, पक्का कंफर्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं इसके। अब जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास यहां पर, क्या क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए क्या है आपका, बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन ऑफ बी। आपको बताना है कि ए और बी का यूनियन क्या होगा। तो समझना ध्यान से बच्चों, अगर ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब क्या होगा कि एक तरीके से इस तरीके से बात हो गई कि ये आपके पास सेट बी है और ये आपके पास सेट ए है। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है तो मतलब ए पूरा का पूरा बी के अंदर है। ठीक है, तो अब अगर मैं सबका यूनियन करूं तो यहां पर ए यूनियन ऑफ बी आपके पास सेट बी के बराबर नहीं आ जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर ए यूनियन बी सेट बी के बराबर है तो इसका मतलब है कि जो ए है वो आपका बी का सबसेट है। क्लियर? तो दैट मींस ए यूनियन ऑफ बी इज इक्वल टू बी, सेट बी के बराबर होगा। तो ऐसी चीजें आपको थोड़ा सा यहां पर लॉजिक लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए यूनियन ऑफ बी जो होता है वो बी यूनियन ऑफ ए के बराबर है, यानी कि एक कम्यूटेटिव होता है। ए और बी को मिला लो या बी और ए को मिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम है, कलेक्शन सेम बनेगा। इसी तरह ये आपका एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है कि ए यूनियन ऑफ बी का यूनियन ऑफ सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी के, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तीसरा, ए यूनियन ऑफ इम्पटी सेट, अगर किसी सेट का मैं इम्पटी सेट के साथ में यूनियन करता हूं तो वो ए के बराबर हो जाएगा। इसको हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर ये बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ यू। इसके अलावा ए यूनियन ऑफ ए हमारे पास सेट ए के बराबर, जिसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। किसी सेट का खुद के साथ में यूनियन वही सेट होता है जिसको हम आइडेम्पोटेंट, और किसी भी यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी सेट के साथ में कर रहे हो तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सुपर सेट है। अब सुपर सेट के अंदर ही ए आएगा तो दोनों का यूनियन तो यू ही बनेगा ना। तो बच्चों ये बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारे पास यूनियन की। इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना है। क्या कर लेना है? बढ़िया तरीके से नोट कर लेना है कि यूनिवर्सल सेट यूनियन ए हमारे पास यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, जिसको हम लॉ ऑफ यू की हेल्प से जानते हैं। किसकी हेल्प से जानते हैं? लॉ ऑफ यू की हेल्प से। क्या ये बात क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, तो ये चीज बच्चों सभी को फटाफट से अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। आगे पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है उसका नाम है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉमन। इंटरसेक्शन का जो मतलब होता है वो है कॉमन, मतलब कि दो सेट के बीच में जो जो कॉमन है उन कॉमन एलिमेंट का अगर मैं कलेक्शन कर लेता हूं तो उसको हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट बोलते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी से x बिलोंग्स टू ए कॉमा x बिलोंग्स टू बी, यानी कि x वो मेंबर्स होंगे जो a और b दोनों को बिलोंग करें। ऐसे मेंबर्स का कलेक्शन जो a और b दोनों के ही मेंबर्स हो, दोनों में ही आते हो, ऐसे मेंबर्स का कलेक्शन a इंटरसेक्शन b बोला जाता है। ठीक है, और इसको अगर मैं वेन डायग्राम से बोलूं तो ध्यान से समझिएगा। दो सेट के बीच में ये वाला पोर्शन जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में आपका कॉमन है, वो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। इट इज क्लियर और नॉट? जल्दी से बताइए। कंफर्म? ए इंटरसेक्शन बी के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आ गई बात समझ में? ओके, क्लियर? चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो a के मेंबर्स कौन कौन से थे बच्चों? a में मेंबर थे आपके पास 2, 3, 4, 5 एंड 6, और b में मेंबर कौन कौन से थे? b में मेंबर थे 7, 8 और 9। तो अगर मैं आपसे पूछूं
कि ए और बी में कितने मेंबर्स है जो कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो बताइए बच्चों ए और बी में क्या क्या कॉमन है। एक में है 2 3 4 5 6, दूसरे में 7 8 9। क्या क्या एलिमेंट है जो कॉमन है। आपने एक सेट बनाया और देखने लगे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ऐसे गौर से कुछ दिख रहा है क्या कॉमन, नहीं दिख रहा, खाली डब्बा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यहां पर इंप्टी सेट है। तो दो सेट के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो इंप्टी सेट बनेगा। क्लियर है। चलिए इसी तरीके से सेट ए है और सेट बी है, इनमें से एक इंप्टी सेट है। तो अगर मैं इनका आपस में इंटरसेक्शन करता हूं तो ये भी हमको इंप्टी सेट मिलता है। क्लियर है। तो ये बच्चों यहां पर ध्यान समझिएगा, अगर दो सेट के बीच में इफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका 5 हो तो हम यहां पर बोलते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। कैसे सेट, इसको बच्चों हम डिसजॉइंट सेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ए और बी को हम यहां पर डिसजॉइंट सेट बुलाते हैं। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट यहां पर, पक्का कंफर्म है। ओके जी, तो ए और बी हमारे यहां पर डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ये कम्यूटेटिव लॉ है आपका, यानी कि ए और बी में कॉमन या बी और ए में कॉमन, बात सेम ही है। ये आपका एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, और ये बराबर है, साथ ही साथ एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तीसरा, इंप्टी सेट का किसी के सेट के साथ में इंटरसेक्शन हमेशा इंप्टी रहेगा। अब एक में कुछ भी नहीं और एक में कुछ एलिमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कॉमन एलिमेंट तो सिर्फ और सिर्फ सेट ए के ही मिलेंगे, और किसी सेट का खुद के साथ में इंटरसेक्शन करोगे तो वही सेट मिल जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की आपकी प्रॉपर्टीज। अब जो नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जानते हैं, जो कि आपसे बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। क्लियर है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बाहर पर क्या है, इंटरसेक्शन, अंदर पे क्या है बच्चों, यूनियन। तो क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन पहले बी के साथ में होगा, हो गया। फिर ए का इंटरसेक्शन पहले सी के साथ में होगा, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ में। अब इन दोनों के बीच में यू है तो यहां पर यूनियन आ जाएगा। क्लियर है। सेम चीज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर लिखा है तो क्या बनेगा, ए का यूनियन होगा पहले बी के साथ में, ठीक है बच्चों। उसके बाद ए का यूनियन होगा पहले सी के साथ में, तो ए यूनियन ऑफ सी, और बीच में इनके क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन। तो ये वाला साइन आ गया। तो मतलब कि इसको हम बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, जेई के क्वेश्चंस करवाऊंगा या एनडीए में जो क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो देखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन जो आपके पास है बच्चों वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स का, यानी कि दो सेट के बीच में अंतर, डिफरेंस, जिसको बच्चों हम एक तरीके से a माइनस बी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a माइनस बी के थ्रू। और a माइनस बी का मतलब क्या होता है बच्चों, x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x नॉट बिलोंग्स टू सेट b। a माइनस बी सिर्फ सेट ए के उन मेंबर्स का कलेक्शन है जो कि बी के मेंबर नहीं है। इसी तरीके से b माइनस ए की अगर मैं बात करूं तो यह बनता है x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x नॉट बिलोंग्स टू a। x आपका a का मेंबर नहीं है। तो ये बच्चों हमारे पास a माइनस बी और b माइनस ए की प्रॉपर्टी हो जाती है, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो नोट करिएगा,
इतना पोर्शन जो आपके पास होता है ये रिप्रेजेंट किसको करता है बच्चों? ये रिप्रेजेंट करता है आपका a माइनस में b को। और इसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये रिप्रेजेंट करता है आपका b माइनस में a को, b माइनस में a को। ठीक है, ये a माइनस b है, ये b माइनस a है, और जो बीच में हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं ये वाले, ये आपका रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों आपका a इंटरसेक्शन ऑफ b को, a और b के इंटरसेक्शन को। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, वो ये है कि a माइनस b इंटरसेक्शन b माइनस a हमेशा इम्प्टी होता है, इनके बीच में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होता। a माइनस बी और b माइनस a एकदम डिसजॉइंट सेट है। साथ ही साथ a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन b माइनस a, ये तीनों के तीनों सेट भी आपके डिसजॉइंट हैं। मतलब इसमें और इनमें, इन तीनों में अगर हम देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तीनों आपस में डिसजॉइंट सेट होते हैं। कैसे होते हैं? डिसजॉइंट, कुछ भी कॉमन नहीं होता। नोट कर लीजिए इस चीज को बच्चों, ठीक है? पक्का, कंफर्म, क्लियर? बहुत ही बढ़िया। अब ये एक आपके पास क्वेश्चन है, फटाफट से आपको सॉल्व करना है कि x हमारे पास सेट ये है, y हमारे पास सेट ये है। बताइए जल्दी से, x माइनस वाई किसके बराबर होगा? तो x में से y के एलिमेंट को अगर बाहर करें, मतलब कि b को बाहर करें और d को, क्योंकि b और d इसके भी मेंबर है, तो x माइनस वाई बनेगा आपके पास a कॉमा में c। अगर मैं यहां पर y माइनस एक्स निकालता हूं तो आप देखेंगे y में से x के मेंबर को बाहर करो, मतलब कि b और d बाहर जाएगा, तो यहां पर बचेगा f कॉमा g। और अगर मैं x इंटरसेक्शन y निकालूंगा तो ये आपके पास b कॉमा में d आएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि x माइनस वाई इंटरसेक्शन y माइनस का x और इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y, ये जो तीनों सेट हमको मिले हैं, क्या इन तीनों सेट में कुछ भी कॉमन है? नहीं, ये कंप्लीटली आपके क्या है बच्चों? डिसजॉइंट है। और अगर आप ध्यान से देखें, इन तीनों सेट का अगर मैं यूनियन कर देता हूं, इन तीनों सेट का यूनियन करूंगा तो पूरा का पूरा x यूनियन y के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब कि x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स यूनियन x इंटरसेक्शन y, तीनों का जो यूनियन करूंगा वो बराबर आएगा x यूनियन ऑफ y के। किसके बराबर आएगा बच्चों? x यूनियन ऑफ y के बराबर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जिसको हमें यहां पर नोट डाउन और अच्छे से नोट कर लेना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। सो ये सारी चीजें थी और ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, वेन डायग्राम हो गया। और लास्ट में आता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट, जो कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम ए के ऊपर डैश लगा करके या फिर ए के ऊपर इस तरीके से सी बना करके रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस में ए के। किसके बराबर होता है बच्चों? यूनिवर्सल सेट माइनस में ए के बराबर होता है। ये एक तरीके से एक कॉम्प्लीमेंट बुलाते हैं। ठीक है, इसको हम ए का कॉम्प्लीमेंट बुलाते हैं। और इसी चीज को अगर हम और डेप्थ में समझे, यानी कि वेन डायग्राम की हेल्प से, तो मान लो ये पूरा का पूरा सेट ए है, तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ इसको बाहर कर दूं तो जो बचा हुआ पोर्शन है, जितना भी बचा हुआ पोर्शन है, सिर्फ सेट ए को छोड़ दें तो ये सबका सब आपका एक कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। सबका सब आपका एक कॉम्प्लीमेंट ही बोला जाएगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका वेन डायग्राम हो गया। और अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है, फटाफट से देख लीजिए। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, हमने यहां पर क्या बोला बच्चों? हमने यूनिवर्सल सेट को एज अ नेचुरल नंबर ले लिया और आपको इनके कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। ठीक है, और पहला सेट है x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मान लो ये आपके पास सेट ए है, तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं तो ऐसे लिखूंगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये a का कॉम्प्लीमेंट हो गया।
x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, ठीक है। तो जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है ऐसे नंबर को बोलते हैं कि वो 15 से डिविजिबल होगा। तो यूनिवर्सल सेट तो आपके पास क्या है बच्चों, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो अगर मैं इसको सेट बी नाम देता हूं तो बी का कॉम्प्लीमेंट हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज नॉट डिविजिबल बाई 15, डिविजिबल बाई 15, x आपका 15 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो भी नंबर 15 से डिविजिबल है वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो x इज नॉट डिविजिबल बाई 15 लिख दो या नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5 लिख दो। और इसी तरीके से एक तो आपका ये भी हो सकता है। क्लियर? तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए कैसे हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट आपका फाइंड करते हैं। क्लियर? चलिए, और कुछ लॉज हैं बच्चों यहां पर जो बड़े इंपॉर्टेंट है। किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, और किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी होता है। इनमें कुछ भी कॉमन आपका नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता, इनका इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी होता है। और डिमॉर्गन्स लॉ ये यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। समझना यहां पर कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट करो फिर बी का कॉम्प्लीमेंट करो, बीच में यूनियन है तो यूनियन आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। क्लियर है? और अगर मैं ए, नोट करना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं तो यहां पर पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से जाने जाते हैं। तो अभी मैं आपको इतनी ही चीजें करवाऊंगा, इसके आगे इस पे डेप्थ में नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जेई वगैरह में और प्रीवियस के आए हुए क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करेंगे। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए ये सब उसमें इस्तेमाल होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर रखना है और अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं उनको सॉल्व जरूर से करना। ठीक है बच्चों? चलिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम जेई में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनडीए के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलो, तो बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।